गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और इससे पहले हमने किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं। तो हमने 2 स्टेटमेंट्स पढ़ लिए अभी तक और उसका पूरा अच्छे से फॉर्मेट हमने चेक कर लिया है। एक तो बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी कैसे बनती है, ठीक है, उसकी हर आइटम्स को हमने चेकआउट कर लिया है उसके फॉर्मेट वाइज। और दूसरा हम करते हैं P&L अकाउंट कर चुके हैं, ठीक है। तो P&L अकाउंट के अंदर भी ट्रांजेक्शन्स क्या क्या होती है, क्या क्या एंट्री डलती है, वो हमने देख लिया, ठीक है। तो अभी जो है उसमें एनालिसिस करना बाकी है। एनालिसिस का मतलब होता है कि जब हम किसी भी स्टेटमेंट को, चाहे वो बैलेंस शीट है चाहे वो P&L अकाउंट है, उसको अच्छे से रीड करते हैं, स्टडी करते हैं या उसको कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, तो उसको एनालिसिस करना ही कहते हैं। या फिर हम कंपैरिजंस करने के लिए स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे बैलेंस शीट अगर हमें 2 साल की गिवन है तो उनके बीच में कंपैरिजन करना। इनकम स्टेटमेंट जिसको हम P&L अकाउंट में बोलते हैं, अगर वो भी गिवन है 2 साल की तो उसमें भी हम कंपैरिजंस करते हैं, तो उसी को एनालिसिस करना कहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पहले अगर आपको मीनिंग लिखना आ जाए तो क्या होता है, इसको मैं बता रही हूँ कि सबसे फर्स्ट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो ये है कि इट इज़ बेसिकली अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्ट्स एंड फिगर्स एज गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन है, चाहे वो बैलेंस शीट है या P&L अकाउंट है, उनके बीच में जब रिलेशनशिप अगर हम बता देते हैं, ठीक है, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें गिवन है, चाहे वो शेयर कैपिटल दे रखा है, चाहे वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज गिवन है, करंट लाइबिलिटीज या करंट एसेट्स गिवन है, इसी तरह से चाहे इनकम स्टेटमेंट में जो भी आइटम्स गिवन है, रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर, तो उनके बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसी को एनालिसिस करना बोलते हैं। तो एम क्या है इस तरह की, अगर हम स्टडी करते हैं एनालिसिस करने का, स्टेटमेंट्स को आपस में कंपैरिजन करके अगर हम करना चाहते हैं तो उसका बेनिफिट क्या रहेगा, तो उसका एम ये होता है गेन पता करना, गेन एंड इंसाइट इनटू द प्रॉफिटेबिलिटी, कि हम प्रॉफिटेबिलिटी वाइज कितना आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, एंड द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी कि हमारे बिजनेस की या फर्म की जो एफिशिएंसी है वो क्या है फर्म की, ठीक है। टू असेस ये चीज़ें हमें कहाँ काम आएंगी, हमारी एफिशिएंसी का पता करना और हमारे प्रॉफिटेबिलिटी क्या चल रहा है उसका पता करना, ये हमारे लिए काम आएंगी फ्यूचर में। या फिर जब हमें फाइनेंशियल हेल्थ पता करनी है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को बताने में हमारी हेल्पफुल होती हैं कि फ्यूचर में हमारी जो कंपनी है वो आगे की तरफ मूव कर रही है, यानी कि प्रॉफिट की तरफ जा रही है या लॉस की तरफ जा रही है। तो वो तभी पॉसिबल है जब हम एनालिसिस करते हैं, यानी कि कंपैरिजन करते हैं एक साल का किसी दूसरे साल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो पूछा जाता है कि टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। टूल्स में सबसे फर्स्ट आता है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव जिसके जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना होता है। 2 या 2 से ज़्यादा साल के लिए हमें कुछ न कुछ स्टेटमेंट गिवन होती है और उनके बीच में कंपैरिजन करके बताना होता है, ठीक है। चाहे वो स्टेटमेंट P&L अकाउंट की हो सकती है, चाहे वो बैलेंस शीट की भी हो सकती है। तो आपको दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन होंगी, पिछले साल की भी और करंट ईयर की भी, तो आपने उनको कंपैरिजन करके बताना है। तो इसी तरह से ये जो 2 और मोर ईयर्स हम लेते हैं, आप प्लेस साइड बाय साइड अलोंग विद द एब्सोल्यूट चेंज। तो इसके साथ साथ 2 साल के डेटा के साथ साथ हमें कुछ एब्सोल्यूट चेंज जो है वो निकालना पड़ता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, ये हमें फाइंड आउट करना है। और साथ में हमें परसेंटेज निकालनी है, जो भी चेंज हमें दिख रहा है उसकी परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। अपने कंपैरिजंस को सही तरीके से फैसिलिटेट करने के लिए, उसको जस्टिफाई या समझाने के लिए आपको एक तो एब्सोल्यूट चेंज जो है वो निकालना पड़ेगा 2 सालों के बीच में। यानी कि अगर पिछले साल लाइबिलिटी 40,000 थी और इस साल लाइबिलिटी जो है आपको 50,000 दिख रही है, 50,000, तो कितने का चेंज आया, एब्सोल्यूट चेंज कितने का हुआ, 10,000। तो 10,000 हमारा इंक्रीज हुई है लाइबिलिटी, है ना, एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, तो उसको हम चेंज बोलते हैं। तो इसमें हम परसेंटेज भी निकालते हैं, ठीक है, किसकी, ये चेंज की। तो ये होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। एक बार आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आपको शो करती हूँ क्वेश्चन में कि किस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं। ये क्वेश्चन है बेटे हमारे पास एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, जिसमें आपको ये सारी लाइबिलिटी, आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटी की साइड दिख रही है, एसेट की साइड दिख रही है, और आपको 2 ईयर्स का जो है इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, एज यूजुअल जैसे अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में भी किया था कि 2 सालों का डेटा आपको गिवन है, 2014 की इन्फॉर्मेशन है और 15 की। तो आपको कंपैरिजन करने के लिए बोला जाता है बिटवीन द 2 ईयर्स। तो हमें यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको कंपैरेटिव कहते हैं। इस बार आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट वैसे अभी नहीं है, लेकिन तभी हमें थोड़ी सी नॉलेज इसके बारे में होनी चाहिए, क्योंकि हमें टूल्स एंड टेक्निक्स चैप्टर जो है, टूल्स एंड टेक्निक्स का टॉपिक करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर।
तो इसी तरह से 2014 और 15 का हम यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट करी है वो नोट डाउन कर ली एज जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। इसके बाद हम एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं, एक कॉलम और हम बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे शेयर कैपिटल पहले 10 लाख थी, अब 12 लाख दिख रही है, तो 2 लाख का यहाँ पे चेंज दिख रहा है। तो आप इसी तरह से सब चेंजेस जो हैं वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, चेंज अपॉन यहाँ पे ए मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट है, सी मतलब जो आपका चेंज दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ए यानी कि जो आपका स्टार्टिंग वाला बेस ईयर है, ठीक है, 2014 वाला, उससे आप डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, तो आपके पास परसेंटेज भी आ जाएगा। मीन्स 2 लाख अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाई 100, 30,000 अपॉन 1,30,000 मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह से बेस ईयर के साथ आप डिवीजन करके मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आपके पास एब्सोल्यूट क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगी ऑफ द एब्सोल्यूट चेंज, ठीक है। तो बस ये हो गया कंपैरिजंस, इसमें आप कंपेयर करके फिर इसका रिजल्ट बताते हो। नेक्स्ट जो है वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या होती है, जब हम फर्स्ट में तो हमने किया था कंपैरिजंस, कॉमन साइज में हम क्या करते हैं, अगर एक ही साल के डेटा को आपस में आइटम के साथ ही हम कंपेयर करने बैठे तो उसको कॉमन साइज बोलते हैं, ठीक है। कॉमन बेस हमने लेना है। जैसे कि अगर बैलेंस शीट की बात करें तो टोटल ऑफ एसेट्स और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज आपका क्वेश्चन में मिल जाता है, इज अ केस ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो इसके लिए आप कॉमन साइज बैलेंस शीट को कंप्लीट कर लेते हो, टोटल आपको यही लेना है, एसेट्स का टोटल और लाइबिलिटी का टोटल। सिमिलर अगर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना है, इनकम स्टेटमेंट कर रहे हो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को आप बेस मान के उसका आंसर निकालोगे। तो जो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स होती हैं आर यूजफुल इन मेकिंग इंट्रा फर्म कंपेरिजंस और द इंटर फर्म कंपेरिजन। इंटर फर्म और इंट्रा फर्म का अभी हम करेंगे कि इन दोनों में क्या फर्क है। तो ये दोनों ही कंपैरिजंस में जो है आप उसको कंप्लीट कर सकते हो कॉमन साइज स्टेटमेंट। एक कॉमन साइज स्टेटमेंट का मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको फिर से दे रखा है बैलेंस शीट का। ये बैलेंस शीट्स की लाइबिलिटीज और एसेट्स गिवन है, ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। 2014 का हमें डिटेल गिवन है और 15 की, और आपको ऊपर यहाँ पे कॉमन साइज दे रखा है। तो कॉमन साइज का मतलब हम क्या करेंगे, फिर से आपको आंसरिंग करते हुए यहाँ पे 2 सालों का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एब्सोल्यूट जो भी अमाउंट्स आपको दे रखी है, चाहे वो 2014 की है या 15 की, तो आपको पूरी डिटेल इस तरह से आपको लिखनी है बैलेंस शीट की। इसके बाद आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज नहीं निकालना, क्योंकि हम यहाँ पे कंपैरिजन 2 सालों का नहीं कर रहे हैं, हम कॉमन साइज ले रहे हैं। किसी भी एक आइटम हम कॉमन चूज कर लेते हैं और उस कॉमन चूज की हुई आइटम से बाकी सभी आइटम्स का हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। 2014 में भी यही काम करेंगे और 15 में भी यही चीज करते हैं। यानी कि अगर शेयर कैपिटल है तो आपने कॉमनली इसमें डिवाइड करना है 15 लाख के साथ और परसेंटेज निकालनी है। 10 लाख अपॉन 15 लाख मल्टीप्लाई 100, तो आपका फर्स्ट वाला परसेंटेज आ गई। फिर आपको रिजर्व बताना है 1 लाख अपॉन 15 लाख मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे आपने देखा कि इन 2 ईयर्स के बीच में कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहे 2 साल की गिवन है, लेकिन हम अपने ही साल की आइटम्स को उनके टोटल के साथ डिवाइड कर रहे हैं। आइटम चाहे वो लाइबिलिटी की हो चाहे वो इक्विटी की हो, लेकिन हमने टोटल के साथ ही डिवाइड किया है। सिमिलर एसेट्स को भी इसी तरह से करेंगे, चाहे फिक्स एसेट है चाहे वो करंट एसेट है, आपने एक आइटम लेनी है, डिवाइड बाय टोटल कर लेना है, ठीक है। क्योंकि लाइबिलिटी और एसेट साइड का टोटल आपका बराबर होता है, तो आपने डिवीजन करके मल्टीप्लाई 100 करके आपने इसी तरह से दोनों साल की परसेंटेज को निकालना है और उसके बाद उनका कंपेयर करके आपको रिजल्ट या उसका कमेंटिंग करके बतानी है, ठीक है। तो इसमें हो गया सिर्फ एक ही साल का आपने अलग अलग आइटम को लेके उसके परसेंटेज को फाइंड आउट करना और इसी के बेस के ऊपर ही आपको कमेंटिंग करके बतानी है। ये हो गया आपका सेकेंड टेक्निक। थर्ड होता है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, वेरियस आइटम्स आपको बैलेंस शीट में गिवन होते हैं, जिसको आपको क्या करना है, चाहे वो बैलेंस शीट है चाहे वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, आपको परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज कुछ परसेंटेज आपको पता है, जैसे कि आपने प्लस 1 में भी सीखा हुआ है नेट प्रॉफिट निकालना, तो कैसे निकालते हैं, उसकी रेशियो निकालनी हो। जीबी क्या होता है, उसकी रेशियो निकालनी है, उसको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहते हैं। और इसके अलावा सोलवेंसी और एफिशिएंसी भी बहुत सारी रेशियोज हैं जो कि हम रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में रीड करेंगे। इसके बाद आता है फोर्थ टेक्निक, जिसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बोलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको कैश फ्लो का पूरा ब्यौरा देना है कि उसमें कितना इनफ्लो हुआ कैश का और कितना आउटफ्लो हुआ। तो ये सारा जो है आपको चेक करने के लिए मिलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस, जो कि आपका लास्ट चैप्टर होगा इस बुक का, ठीक है। तो ये भी आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि कैश फ्लो भी एक टेक्निक है कंपैरिजन करने की, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इनफ्लो और आउटफ्लो जो है वो पता करना है। उसके लिए आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अगेंस्ट
के अंदर जाके आपको इस चीज़ को बताना है कि कितना इन्फ्लो हर एक एक्टिविटी के अंदर हुआ। ठीक है, ये है हमारा टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो मैंने 4 टाइप्स के आपको बताई हैं। इसके बाद जो मेन टॉपिक है वो आपका आता है टाइप्स या फिर मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है। फर्स्ट होता है इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस बेटे वो होता है जबकि आपकी जो भी स्टेटमेंट्स आप बात कर रहे हो, चाहे वो बैलेंस शीट या फिर इनकम स्टेटमेंट है, उसमें आपको किसी ने इंटरनल जो हमारे पर्सन्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उन्होंने अपना एनालिसिस करने के लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो ली है। जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या हमारी कंपनी के ऑनर्स, अगर उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ कंपनी के लिए है। ठीक है, तो इसको इंटरनल एनालिसिस कहते हैं। और अपनी बेस के ऊपर वो कुछ भी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है या कुछ भी एनालिसिस करना चाहते हैं, चाहे वो प्रॉफिट का है, चाहे वो सेल के बारे में चेक करना चाहते हैं, चाहे वो अपनी लिक्विडिटी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, तो सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे, एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होता है, जब हमारे पास जो भी डेटा हम कंपैरिजन करने वाले हैं वो एक्सटर्नल एनालिसिस के लिए करते हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय दोज who don't have access to the detail and record of the enterprises, जिनके पास पूरी डिटेल नहीं होती है कंपनी की, अगर वो लोग हमारी कंपनी की चीज़ों को, मतलब हमारी कंपनी के लिए मेन आइटम्स को उठा के उनका कंपैरिजन या एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उसको एक्सटर्नल एनालिसिस बोलते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जो हमारी फर्म का जो है वो एनालिसिस करते हैं, जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स जो हैं वो हमारे लिए एक्सटर्नल पार्टी हैं, तो वो हमारी कंपनी के डेटा का कंपैरिजन करने के लिए हमारे से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और कंपैरिजन या एनालिसिस कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, हमारे बैंक्स जिनसे हमारी डीलिंग चलती है, हम पैसा डिपॉजिट भी कराते हैं, समटाइम हम लोन भी लेते हैं, तो वो भी हमारी इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करा सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस उनके थ्रू हो सकता है, राइट। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल एनालिसिस। इसके अलावा कई बार आपको आता है कि हॉरिजेंटल एनालिसिस क्या होता है या फिर वर्टिकल एनालिसिस। हॉरिजेंटल एनालिसिस का एक और नेम है डायनामिक एनालिसिस, ठीक है, और वर्टिकल एनालिसिस को हम स्टैटिक एनालिसिस कहते हैं। अभी हमने 2 चीजें करी हैं, एक तो कंपैरेटिव और एक कॉमन साइज। जब आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोला जाए तो इसका मतलब हॉरिजेंटल एनालिसिस आपने किया। कंपैरेटिव में हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट रिजल्ट निकालते हैं, चेंज निकालते हैं 2 ईयर्स का, ठीक है, चाहे वो 2014 का है और 2015 का है, फिर हम एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं, बाद में उसकी परसेंटेज, राइट। तो यानी कि ये इस तरीके से हम करते हैं। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हम लेके चलते हैं, हॉरिजेंटल वाइज हम कंपैरिजन करते हैं, उसी को हम डायनामिक एनालिसिस या फिर हॉरिजेंटल एनालिसिस बोलते हैं जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा साल को हम लेके चलते हैं और उनके बीच में कंपैरिजंस लेते हैं हर ईच एंड एवरी आइटम को। और वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है, जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट्स लेते हैं। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं कि हम अपनी एक ही साल का डेटा लेते हैं, सिंगल ईयर का, और उसी सिंगल ईयर के डेटा को बाकी आइटम्स जो है उसी में कंपैरिजन निकालते हैं। जैसे कि हमने अभी किया था, एसेट्स का टोटल लेंगे और कोई भी आइटम है, चाहे वो फिक्स एसेट है, करंट एसेट है, तो कॉमन साइज के अकॉर्डिंगली उसी साल के आइटम को उसी साल के टोटल के साथ हम निकाल के परसेंटेज निकालते हैं, उसको हम वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं, राइट। बुक के में आपका इसको अच्छे से समझने के लिए इसका डिफरेंस भी दे रखा है, जो आप इसको एक बार रीड कर लोगे। आगे आता है इंट्रा फॉर्म एनालिसिस, जो मैंने कहा था मैं आपको डिफाइन करके बताती हूँ कि क्या मतलब है। इंट्रा फॉर्म एनालिसिस का मतलब होता है कि अ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल्स ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड। जब हम एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड्स को लेते हैं और उनके बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसको इंट्रा फॉर्म एनालिसिस बोला जाता है, ठीक है। इसको हम ट्रेंड एनालिसिस और टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं। एक आता है आपका इंटरफॉर्म एनालिसिस। इंटरफॉर्म एनालिसिस होता है कि जब आप 2 और मोर एंटरप्राइजेस के बीच में कंपैरिजन करने वाले हो, एक कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के साथ, राइट। जब एक ही कंपनी के अंदर हम कंपैरिजन करते हैं तो उसको इंटरफॉर्म कंपैरिजन कहते हैं, लेकिन जब एक कंपनी का किसी अदर कंपनी के साथ कंपैरिजन करने वाले हैं तो उसको इंटरफॉर्म एनालिसिस कहते हैं। इसको हम क्रॉस सेक्शन एनालिसिस भी बोलते हैं, जिसका सेकेंड नेम है, राइट। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस या सिग्निफिकेंस कुछ भी आ जाए तो वो तीनों का एक ही मतलब है, ठीक है, जो हम इसको करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस और सिग्निफिकेंस कुछ भी हो जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर आपको एक ही चीज लिखनी है। फर्स्ट है असेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी। तो फर्स्ट ये होता है कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल एनालिसिस है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि इससे हमें अर्निंग कैपेसिटी पता चलती है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब एम क्या है, टू डिटरमाइन वेदर एडिक्वेट प्रॉफिट्स आर बीइंग अर्न और नॉट, कि हमारे पास फाइनेंशियल जो पोजीशन है या प्रॉफिट जो है हमें प्रॉपर अर्न हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो अर्निंग कैपेसिटी के बारे में हमें पता चलता है, ये ऑब्जेक्ट है इसका।
सेकेंडली है मेजर्स द मैनेजमेंट एफिशिएंसी। हमें यहाँ पे मैनेजमेंट की एफिशिएंसी के बारे में नॉलेज होती रहती है, वो अवेयरनेस रहती है। तो इस तरह के एनालिसिस क्या करते हैं, हेल्प इन जजिंग दैट द फाइनेंशियल पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट आर प्रॉपर और नॉट, कि जिस पॉलिसीज के साथ हम अपने फर्म को या कंपनी को आगे लेके जा रहे हैं वो हमें सक्सेस की तरफ लेके जा भी रहे हैं या नहीं। तो इसीलिए एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। असेसिंग द सॉल्वेंसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या एनालिसिस हम तभी करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हम सॉल्वेंसी के बारे में पता चल जाए। शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी हमें बिजनेस की कंफर्म हो जाए। ठीक है, जैसे कि हमारे कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स क्या करते हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं इस चीज़ को पता करने के लिए इन द डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म, कि हमारी फर्म की पोजीशन क्या है, कैश हमारे पास है कि नहीं। क्योंकि इतनी अवेयरनेस हमारे कैरेक्टर्स को रखनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने हमें शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टाइम लोन दिया हुआ है, तो उनको रहता है कि हमारा लोन जो है वो रिकवर हो जाए। तो कंपनी की पोजीशन अगर सॉल्वेंट रहेगी तो हम नेचुरली है कि उनका फंड वापस जाएगा, उनको पैसा वापस हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि कई बार कंपनी की पोजीशन जो है इंसॉल्वेंट रहती है, तो उनका पैसा डूबने का डर है। तो इसीलिए भी कंपैरिजंस कई बार एनालिसिस करके देखा जाता है कि पोजीशन क्या है। इंटर फर्म या इंट्रा फर्म कंपैरिजंस भी कई बार किया जाता है। अगर हम किसी दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसको इंटर फर्म कहते हैं। तो वो नेचुरल सी बात है कि एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन होता है, जिससे हमारी पोजीशन के बारे में पता चलता है कंपटीशन मार्केट के लिए। और इंटर फर्म अपनी ही फर्म के लिए अगर हम कोई कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है कि एक इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है कि हमारी पोजीशन साउंड है या नहीं है। आइटम वाइज हम इंट्रा फर्म कंपैरिजंस करते हैं, अपनी वीकनेसेस वगैरह हमें पता चलती है। फोरकास्टिंग या प्रिपेयरिंग बजट अगर हमें बनाना हो तो उसके लिए भी हमें कंपैरिजन करके हम कोई आगे फ्यूचर के लिए कोई बजट जो है नेक्स्ट टाइम के लिए बनाते हैं। प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल एनालिसिस जो है इसका मेन एम ये भी है कि हमें इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज, जितने भी पार्टीज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो हमारे ऑनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, तो उनको अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो हम इजिली दे सकते हैं। ठीक है, और लास्ट वन इज टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। फाइनेंशियल एनालिसिस का एम ये भी है टू असेस द फाइनेंशियल पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस। हम यहाँ पे पोटेंशियल पावर या उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हम अच्छे से समझ पाएं, उनको मेजर कर पाएं कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, हमारे यहाँ पे स्ट्रेंथ है भी है या सिर्फ वीकनेस है हमारी कंपनी की। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्ट या फिर पर्पस या फिर सिग्निफिकेंस है, राइट। इसी तरह से कुछ यूजेस भी आपको फाइनेंशियल एनालिसिस के मिल जाएंगे, जिसको आप खुद ही रीड कर लोगे एक बार, ज़्यादा मुश्किल नहीं है पार्ट ये। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे पार्टीज लिखा हुआ है, पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल एनालिसिस, कि कौन कौन सी पार्टीज जो है हमारे फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे कि मैनेजमेंट है, ठीक है, क्रेडिटर्स और सप्लायर टाइम टू टाइम हमारी कंपनी के बारे में पता करते रहते हैं। तो इस तरह से शेयर होल्डर जिन्होंने पैसा हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, हमारी कंपनी के एम्प्लॉय और ट्रेड यूनियन, ये सारी हमारी पार्टीज हैं जो कि इंटरेस्टेड है हमारी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। बैंकर्स या लैंडर, जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि ये सभी क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर सकते हैं, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन करवा सकते हैं। तो इसी को एनालिसिस करना कहते हैं। और ये जो लोग हैं इन्होंने हमारी कंपनी से पैसा लेना है या कई लोगों ने पैसा जो है वो जमा करवा के या फिर हमारी कंपनी के पैसा इन्वेस्ट करके या कंपनी में इक्विटी लगा के अपने शेयर होल्डर बने। तो हर एंगल से हम क्या करते हैं, इनको इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए होती है। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट है, टैक्स अथॉरिटी है, रिसर्चर्स है। तो इसको जस्ट आप एक बार रीडिंग करोगे, ठीक है, कि ये इसमें अलग अलग पार्टीज वाइज जो है वो क्या क्या उनका मेन फोकस होता है, क्यों वो कंपैरिजंस करते हैं। और लास्ट टॉपिक है लिमिटेशंस। हमारे फाइनेंशियल एनालिसिस का जैसे हमें बेनिफिट दिख रहे हैं तो इसकी कोई लिमिटेशंस भी हैं, वो मैं बताती हूँ। लिमिटेशंस है जैसे कि इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। हमने यहाँ पे देखा है कि बैलेंस शीट गिवन होती है, P&L अकाउंट भी गिवन होता है, पर जो वहाँ पे वो जो इन्फॉर्मेशन उनके अंदर गिवन्स होती हैं उसमें जो अभी स्टार्टिंग वाला जो प्राइस है, जो चेंजेस हैं, वो हमें क्लियर नहीं होता। प्राइस में क्या चेंज आया है, मशीनरी में क्या चेंज आया है। यहाँ पे हमें जो आइटम्स दिखेंगे वो रीजनल वैल्यू जो है उसी पे दिखेंगी। तो प्राइस चेंजेस जो है वो यहाँ पे इग्नोर किया गया है। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सारी हिस्टोरिकल वैल्यू के ऊपर होगा। ठीक है, हिस्टोरिकल इन नेचर एज द रिकॉर्ड पास्ट इवेंट्स एंड फैक्ट्स। जो भी पिछले रिकॉर्ड हमारे पास से में हमने कलेक्ट किए हैं बस उसी के अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे तैयार मिलेगी और वही आगे हम फ्यूचर में भी लेके जाते रहते हैं। यानी कि एट प्रेजेंट हमारे लिए कुछ स्टेटमेंट में कुछ चेंज है तो हमें नहीं मिलेगा, ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। इग्नोर क्वालिटेटिव
और द नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स। हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास सिर्फ जो मनी से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं सिर्फ वही हम मैटर करते हैं, लेकिन नॉन मॉनेटरी थिंग्स को हम छोड़ देते हैं। नॉन मॉनेटरी थिंग्स मतलब जैसे कि हमारी मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी वाइज अच्छे हैं या पुअर हैं ये नहीं पता चलता, स्टाफ यहाँ का कैसा है, पब्लिक के साथ रिलेशंस कैसे हैं, इन चीज़ों को हम यहाँ पे टोटली इग्नोर कर देते हैं एनालिसिस करते हुए। तो सफ़र फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहाँ पे सफ़र फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो उसकी कई बार कुछ कमियां होती हैं जिसका लिए हमें पूरा टाइम सफ़र करना पड़ता है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द लाइबिलिटी ऑफ डेटा कंटेन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमारा लाइबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार हमारे जो डेटा कलेक्ट किया है कई बार वो लाइबल ही नहीं होता, जनरल नहीं होता, जेन्युइन नहीं होता, वो फॉल्स होती है इन्फॉर्मेशंस। तो हम तो टोटली जो एनालिसिस करेंगे वो स्टेटमेंट में जो भी कुछ लिखा है उसी के बेस के ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो कई बार समटाइम वो चीज़ ही फॉल्स होती है जिसकी वजह से हमारा जो एनालिसिस है वो भी बेकार जाता है, ठीक है, वो भी सफ़र करता है। विंडो ड्रेसिंग सेम प्रीवियस पैराग्राफ की जैसे ही है। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है कि कई बार हमारे ही मैनेजमेंट के लोग या हमारी ही कंपनी क्या करती है अपनी पोजीशन को बेटर दिखाने के लिए कुछ फेक इन्फॉर्मेशन हमारे बैलेंस शीट में या फिर हमारे P&L अकाउंट में डाल देती है, ठीक है, जिससे कि जिन्होंने भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एनालिसिस करना है, चाहे वो इन्वेस्टर्स है, हमारा बैंक है, गवर्नमेंट है, तो उनको कई बार हमारी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, उनको फेक इन्फॉर्मेशन मिलती है और फॉल्स इन्फॉर्मेशन के साथ ही हम उस डेटा का एनालिसिस कर लेते हैं। तो विंडो ड्रेसिंग मतलब हमारी आंखों में धूल झोंकना, हमें जो चीज़ एक्चुअल है वो नहीं दिखाई जाती, तो कई बार फेक इन्फॉर्मेशन के साथ ही हमें स्टेटमेंट दे दी जाती है, तो ये भी इसकी लिमिटेशन है। वेरिएशंस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो टू फर्म्स अगर हम करते हैं तो टू फर्म्स जो है अलग अलग, अगर हम कंपैरिजन दो कंपनियां कर रहे हैं तो हर एक अपनी कंपनी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ चलती है। तो एक कंपनी ने स्टेटमेंट फर्स्ट पॉलिसी के साथ बनाई है, कोई दूसरी कंपनी जो कि दूसरी पॉलिसी के साथ अपनी मेंटेन करता है अपने अकाउंट्स, तो उनके बीच में भी कंपैरिजन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए सही तरह से फाइनेंशियल जजमेंट नहीं हो पाती या फिर एनालिसिस पॉसिबल ही नहीं हो पाता। पर्सनल बाइस, कई बार क्या होता है कि पर्सनल जजमेंट भी यहाँ पे होती है, इंपॉर्टेंट रोल निभाती है फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए, है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो सबसे जैसे कि अब यहाँ पे है सब्जेक्टिविटी इज द इनहेरिटेड इन द पर्सनल जजमेंट एनालिसिस ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट फ्री फ्रॉम बायस। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ जिस तरीके से हमारे रिकॉर्ड्स बनते हैं हेरिडेटरी भी रहती है कुछ, जैसे जैसे हम अपने पर्सनल जजमेंट के ओपिनियन के अकॉर्डिंगली या कुछ ऐसा अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि पर्सनल बायस यानी कि पक्षपात बीच में आ जाता है, पार्शियलिटी बीच में आती है, जिसकी वजह से हम स्टेटमेंट जनरली नहीं दिखाते हैं, तो इसी से हमारा एनालिसिस भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा फॉल्स हो जाता है, यानी कि फ्री नहीं रह पाता पक्षपात से, वो भी एनालिसिस भी हमारा जो है वो पार्शियल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, हमारी लिमिटेशन है। इसी के साथ बेटे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है, जिसको आपने एग्जाम के लिए अदर्स टॉपिक्स के साथ इसको भी आपने प्रिपेयर करना है अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ओके बेटे।